मेरे दिल पे क्या बीतती है कि मेरे को फ़ायदा क्या हुआ? आज भी लोग उस बीमारी से मर रहे हैं। क्या हम इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं? आज जिसके घर में पैनक्रियाटाइटिस होते है ना, उससे पूछो, 2.5 लाख लोगों को हो रही है। हम 25-30 मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ऐसी मानसिकता है और ऐसे लोग जब देश के ऊपर बैठे हुए हैं, जो आयुर्वेद की वकालत करते हैं कि आयुर्वेद बहुत अच्छा है, पर कौन-सा वेलनेस वाला, इलाज वाला अच्छा नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पब्लिक को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि आयुर्वेद इलाज नहीं करता है, आयुर्वेद वेलनेस करता है। अगर कोई हमारे ऊपर हावी हो रहा है, वो ताकतवर नहीं है, हम कमज़ोर हैं। हुँ। फिर मैंने मिसाल दी कि मैं 11वीं में फेल हुआ, 12वीं में फेल हुआ। बीएससी में भी सप्ली आई, बीएमएस में भी सप्ली आई, एमडी ड्रॉप आउट हूँ। पर 40 साल में पद्मश्री लेने वाला मैं देश का इकलौता चिकित्सक। सरकार सबके लिए पैसा देती है, पर शायद मेरी शक्ल 21,000 रुपए के भी नहीं। आयुष ने रिजेक्ट कर दिया, बायोटेक्नोलॉजी ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये बंदरबाट हो रही है, या अनुसंधान हो रहा है, या आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मेरे को इन सब में कुछ समझ में नहीं आता। आज हम अपने बलबूते पर अपने मरीजों के सहयोग से इस काम को कर रहे हैं। मेरी स्थिति वो है कि एक गर्लफ्रेंड होती है, एक लड़की होती है, उससे दोस्ती तो सब करने आते हैं, पर शादी करने कोई नहीं आता। नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर आनंद चौधरी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रसशास्त्र विभाग का एक विद्यार्थी हूँ। आज जो मुझे होस्ट कर रहे हैं वैद्य बालेंदु प्रकाश जी, इनके बारे में तो कुछ भी कहना और इनके रसशास्त्र की प्रायोगिक प्रक्रियाओं की दक्षता और इनका मरीजों के प्रति समर्पण, तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। और मैं तो बस इतना ही कहूँगा बड़ी ही विनम्रता से कि मैं रसशास्त्र का ज्ञानी होने का कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं रसशास्त्र का एक विद्यार्थी हूँ। कौन-सा आयुर्वेद आपके लिए बहुत ही निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य का संरक्षण करेगा? और कैसे आयुर्वेद का उपयोग करके आप अपने घर के बजट को बचा करके किसी अन्य विकास के कार्यों में लगा सकते, इन सभी पर चर्चा में आपका स्वागत है। आपका हम लोग स्वागत करते हैं, हम दोनों लोग, कि आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी बातों को, हमारी बातों को सुनें, मनन करें, चिंतन करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? सारी दुनिया घूमने के बाद मैंने देखा कि आयुर्वेद कहने को तो 5,000 साल पुरानी है, और 300 साल पुरानी एलोपैथी हमारे ऊपर हावी क्यों हो गई? तो अगर कोई हमारे ऊपर हावी हो रहा है, वो ताकतवर नहीं है, हम कमज़ोर हैं। तो युग के अनुरूप क्या है, और जो आयुर्वेद में लिखा है, प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, कि प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब एविडेंस। तो एलोपैथी ने क्या किया, जब वो डेवलप हो रही थी विदेशों में, उन्होंने छोटे-छोटे मॉडल बनाए। 10 मरीज, 15 मरीज, 20 मरीज, कितने लोग ठीक हुए, कितने नहीं ठीक हुए, क्या साइड इफ़ेक्ट, वो सब लिखते चले गए और छापते चले गए। हमने आप्तपुरुष समझा कि जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है, जो उम्र दराज है, जिसके पास बड़ी-बड़ी डिग्री है, वो आप्तपुरुष है, और वो पीयर रिव्यूड मेडिकल जर्नल को उन्होंने आप्तपुरुष का नाम दिया। तो वो जो उन्होंने अपने आधुनिक विज्ञान को विज्ञान के साथ रखा, और दुनिया के सामने तुलसीदास का जो पंडित वही जो गाल बजावा, पब्लिकेशन, ओरेशन, संगठन, वो हम पर हावी हो गए। तो जब मैं विदेश गया, तो मैंने एक अच्छी चीज़ सीखी, डॉक्यूमेंटेशन। और ब्लड कैंसर पे तो मैं काम कर ही रहा था, प्रोजेक्ट कर ही चुका था। मैंने कहा एक बीमारी और है जो लाइलाज है दुनिया में, जिसका नाम है क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। मैंने देखा कि एक पिताजी ने जो दवा बनाई थी, तांबा पारा गंधक से, आयुर्वेद के रस शास्त्र के गंधक जारण के सिद्धांतों के हिसाब से वो गजब कर रही थी। तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दिया। और उस समय जीबी पंत में एक डॉक्टर साहब थे, जो आज गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के भीष्म पितामह हैं। वो मेरे साथ एक मेरी लिवर की दवा के ऊपर काम कर रहे थे। तो वो दवा भी गजब है। उन्होंने उसका हिपेटोप्रोटेक्टिव पाया, एंटी फाइब्रोटिक पाया, और उन्होंने मेरे पास पैनक्रेटाइटिस के मरीज भेजने शुरू किए। तो जो मैंने पहला मरीज डॉक्यूमेंट किया 97 का, वो 19 साल का लड़का था, 17 या 19 साल का। उसको 9 अटैक आए थे लगातार, हर महीने अटैक आता था। तो डॉक्टर साहब ने उसके पिताजी को बोला कि भई एक वैद्य से इसका इलाज करा लो, बड़े अच्छे संबंध थे। वो मरीज आया,
और वो बच्चा आज 97 से 2025 17 साल का लड़का आज अधेड़ आदमी बन चुका है। उसके बाद उसे अटैक ही नहीं आया। तो हैरानी की बात यह है कि जिन डॉक्टर साहब ने उस मरीज को भेजा था, उसके बाद उन्होंने क्या किया? मैं कई सवाल पूछता हूँ। उन्होंने शाबाशी दी होगी, उन्होंने हाथ जोड़ लिए होंगे, आयुर्वेद का ऐसा है। पर उन डॉक्टर साहब ने उसके बाद पैनक्रियाटाइटिस के मरीजों को भेजना ही बंद कर दिया। ठीक? अब ये कहानी में चलता रहा और चलते-चलते कुछ साल पहले हमारे 400 मरीज हो गए थे। मैं अपना डेटा बनाता रहा। मेंडल की जो कहानी है ना, अपना डेटा बनाते रहो और लिख के कर दो। मैं जगह-जगह छोटे-मोटे जो जर्नल्स हैं उनमें छापने करने की हमने कोशिश की। अब हमने आयुर्वेद विभाग को लिखा और वो भी किसने? हमारे कुछ मरीजों ने प्रधानमंत्री जी को लिखा। प्रधानमंत्री जी ने आयुष को भेजा, आयुष ने सीसीआरएस को भेजा। उन्होंने बोला क्या करें? मैंने कहा सर आयुर्वेद में तो इसका नाम है नहीं। आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एक आयुर्वेद के जो आपके अनुभवी चिकित्सक हैं, रिसर्चर हैं, उनको भेजो, हम दिखाएँगे डेटा। हमने 400 मरीजों का आंकड़ा बनाया और उस समय के एससीसी के चेयरमैन और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वो देहरादून पहुँचे। मरीज भी उनके साथ बैठे और मरीज कह रहा है कि डॉक्टर साहब आप ही ने मुझे डायग्नोज़ किया था। आपने मुझे बोला था कि भई इसका तो इलाज ही नहीं है। अब वो गए 8-10 मरीजों से बात करी, 400 मरीजों का डेटा ना करा ना देखा। उसके बाद जो मेरे पास रिपोर्ट आई कि साहब इस दवा में टॉक्सिसिटी क्या है, वो सब भूल गए। रिपोर्ट में लिखने में कतराए। सीसीआरएस भी कतराया। अरे! इससे ज़्यादा मैं क्या करूँगा? मैं तो अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ। और उसके बाद फिर क्या हुँ, बात हुई हुँ। कि अब सीसीआरएस कहता है रिसर्च की बात, मैं बहुत बोल रहा हूँ कि बहुत रोज़ी पिक्चर दिखा रहे हैं हम, आयुर्वेद में हो रहा है। तो मेरे पास सीसीआरएस से एक चिट्ठी आती है, जिसमें 4 सवाल हैं। उसको हाँ या ना में जवाब देना है। पहला सवाल, क्या आप अपनी दवाई का पेटेंट सीसीआरएस को देंगे? अब हाँ या ना? हाँ इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी पेटेंट फाइल कर चुका था और उसमें बीच में कुछ था नहीं, तो मुझे ना लिखना पड़ा। और उसके बाद मैंने स्टार लगाया कि सर ये 2014 में हो चुका है और मैं इतना पैसा खर्चा कर चुका हूँ। अगर आपको पेटेंट चाहिए तो बैठ के बात कर लेते हैं। फिर दूसरा, तीसरा था। फिर चौथा सवाल था, क्या आप रिसर्च के लिए पैसा देंगे? अरे भाई मेरे पास पैसा होता तो मैं आपके पास आता क्यों? नहीं। तो वो जो आयुर्वेद विभाग है, जो आयुष मंत्री है, जो रिसर्च की बात कर रहा है, जिसका बजट इतना मोटा हो गया है, चिट्ठी देता है मेरे को क्योंकि आपने 4 में से 2 को ना बोला है, इसलिए आपकी फाइल बंद कर दी जाती है और बंद हो गई। आज मेरे पास 2100 मरीज हैं। उसके बाद अभी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने उसके ऊपर बात की। फिर वही वाली बात है कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट एक आयुर्वेद को भेजो। नीति आयोग के उपाध्यक्ष मेरे आए और उन्होंने तथाकथित भीष्म पितामह से भी बात की। क्योंकि उन्होंने कहा वैद्य जी उनसे बात करिए, वो तो प्रधानमंत्री जी के आयुर्वेद के एडवाइजर भी हैं। मैं, हाँ मुझे मालूम है। जो आयुर्वेद की एडवोकेट करते हैं। अब मेरे ऑफिस में जहाँ पर मरीजों की फाइल पड़ी हुई है 1500-1600 की, नीति आयोग के उपाध्यक्ष उनसे बात करते हैं कि भाई मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, आज मुझे एक सज्जन से मुलाकात हुई जो 97 में इनके पास आए थे और मेरे एक दोस्त और हैं उनको भी पैनक्रियाटाइटिस थी। तो उन्होंने छूटते कहा वैद्य बालेंद्र प्रकाश जी की तो बात नहीं कर रहा है। बोले हाँ, आप जानते हैं? बोले सर मैंने उनके बारे में सुना तो है, पर उनके दावों को अब हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तथ्य नहीं। ऐसी मानसिकता है और ऐसे लोग जब देश के ऊपर बैठे हुए हैं, जो आयुर्वेद की वकालत करते हैं कि आयुर्वेद बहुत अच्छा है, पर कौन-सा वेलनेस वाला, इलाज वाला अच्छा नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पब्लिक को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि आयुर्वेद इलाज नहीं करता है, आयुर्वेद वेलनेस करता है। उनके यूट्यूब पे भी आता है, मैं भी यूट्यूब पे आता हूँ। तो यूट्यूब देख-देख के ही मेरे पास मरीज आते हैं। जितने भी मरीज आते हैं यूट्यूब से आते हैं। तो यूट्यूब एक चैनल है, अखबार भी एक चैनल है। अखबार में खबर भी आती है, भ्रामक विज्ञापन भी आते हैं। तो हमें बात क्या करनी है कि जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट है, जो भ्रामकता है, उसको कैसे रोकें, पब्लिक को जागरूक कैसे बनाएँ और जो कानून हमारे यहाँ बने हुए हैं, उनका पालन कैसे हो, दिस इज़ द इश्यू। और
धैर्य की जो आपने बात की, मेरे से ज़्यादा धैर्यवान हो ही नहीं सकता है कि मैं 97 से 2025 तक 2100 मरीजों का डेटा अपने बलबूते पे कर रहा हूँ। और अभी जो आज हमने यहाँ पर सिम्पोजियम किया है, सरकार सबके लिए पैसा देती है, पर शायद मेरी शक्ल 21,000 रुपए की भी नहीं थी। आयुष ने रिजेक्ट कर दिया, बायोटेक्नोलॉजी ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये बंदरबाट हो रही है, या अनुसंधान हो रहा है, या आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मेरे को इन सब में कुछ समझ में नहीं आता। आज हम अपने बलबूते पर अपने मरीजों के सहयोग से इस काम को कर रहे हैं। वैद्य जी, आपने एक लंबी व्यथा कथा बताई, तो मैं रिवर्स ऑर्डर में चलता हूँ। आपने जैसे अंत में कहा कि ये बंदर बांट हो रही है। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कहीं कोई बंदर बांट नहीं होती है। बहुत सारे तकनीकी कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई आवेदन स्वीकृत होता है, कोई आवेदन अस्वीकृत होता है। इसमें बंदर बांट वाली कोई बात नहीं होती है। तथ्य है, जैसे कि आपने अभी बताया, मैंने कहा ना कि मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूंगा, कि 4 में से 2 उत्तर थे, हाँ ना में जवाब मांगा गया था। तो देखिए, इसमें मेरा ये कहना है, जहाँ तक आप धैर्य की बात कर रहे हैं, तो धैर्य तो रखना पड़ता है जब परिस्थितियाँ एकदम से विपरीत हैं। मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ खाली। भारत का स्वतंत्रता संग्राम से ही उठाता हूँ। 1857 में कहा जाता है कि पहली लड़ाई हुई और 1947 में जाकर के हम लोग को आज़ादी मिली, मतलब ये 90 वर्ष हो गया। और अब हम स्वतंत्रता का 100 वर्ष 2047 में मनाएँगे, अमृतकाल आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। और फिर हम अभी 75 वर्ष के लिए तैयारी पूरी तरह से हैं, या कर चुके हैं 22 में। 5 प्रण की भी बात हो चुकी है माननीय प्रधानमंत्री जी की। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम में भी एक नरम दल था, एक गरम दल था। दोनों ने आज़ादी में सहयोग किया एक-दूसरे को, तो आज़ादी मिली। अब एक विशिष्ट मानसिकता होती है, उसका समाज पर बहुत असर आता है, निर्णयों पर सरकार के बहुत असर आता है। अब उसी के अनुरूप हमें चलना पड़ता है। जैसे कि ब्रिटिशर्स हमको नहीं माने तो हम उन्होंने नहीं किया। तो ये जो अभी जैसे कि आप कह रहे हैं कितना धैर्य रखें, तो मैं इस पे थोड़ा-सा बड़ी सूक्ष्म सी लाइन खींचता हूँ। आयुर्वेद के अच्छे दिन, जहाँ पर कि अभी आपको थोड़ी असंतुष्टि है, 2014 से मानना शुरू करें तो असंतुष्टि कम हो जाएगी। उसके पहले की सरकारों ने किस रूप में आयुर्वेद को देखा, किया, वो जग ज़ाहिर है। क्योंकि खाली ठीक है, मंत्रालय डिपार्टमेंट बना पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में, जो भी चीज़ें चलती रहीं, धीरे-धीरे स्पीड थोड़ी कम रही। लेकिन फिर जो प्रश्न ये आ जाता है कि अभी मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो आप बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा हम भी कुछ समितियों में रहे हैं भारत सरकार में। तो मेरा तो ये है, मैंने देखा है कि 2-2 सीसीआरएस के डायरेक्टर जनरल आपसे, अब जैसे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष जी की आप बात कर रहे हैं, तो उस अवसर पर आपने हमें भी आमंत्रित किया था, लेकिन हम कुछ चोटिल घायल वगैरह हो गए थे, तो नहीं आ पाए थे। आपके मरीज़ आपकी बात बोलते, आपके मरीजों के इलाज की सफलता आपकी बात बोलती है, और इसको लोग मानते हैं। और लोग से मेरा तात्पर्य है समाज का एक बड़ा बहुसंख्यक तबका। अब शासन और सरकार में बड़े इफ बट होते हैं। उनको आप मुझसे अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आपके पास दोनों तरीके के अनुभव हैं। हाँ, मानते तो वो भी हैं। हाँ, हाँ, वही मैं कह बाकी रहा हूँ। दिक्कत नहीं है कि हाँ, मानते नहीं हैं, हाँ, मानते तो हैं। हाँ। पर मेरी स्थिति वो है कि एक गर्लफ्रेंड होती है, एक लड़की होती है। उससे दोस्ती तो सब करने आते हैं, पर शादी करने कोई नहीं आता। नहीं, अभी थोड़ा-सा फिर से थोड़ा-सा, जैसे कि अभी मैंने आपका नाम का उद्धरण हुआ जब टीडीयू में रसआस की रिपॉजिटरी की बात चल रही थी, तो शीर्षस्थ व्यक्तित्व ने आपके नाम को उद्धृत किया था, मालूम है? आपकी सेवाओं को उद्धृत किया था। और मैं स्वयं इसका एक गवाह हूँ, मेरे सामने 2-2 डायरेक्टर जनरल सीसीआरएस के आपसे संपर्क किए हैं, बात किए हैं। अभी तो एक दिसंबर में ही, और उसके पहले वाले भी। कहीं न कहीं ऐसा होता है कि एक संविधान संशोधन वाली नई स्थिति आ जाती है कि वो लोग भी किसी न किसी नियमावली से बंधे हुए हैं, इसलिए उनके निर्णय प्रभावित हो जाते हैं। या तो फिर संविधान में संशोधन हो कि नहीं,
वैसे ही चीज़ होगी, उसको नियम को ही बदल दिया जाए, तब जा कर के चीज़ें स्मूथ चलें। जैसा कि आपके जैसा व्यक्ति तो वहाँ जाता है, लेकिन ये नियम, उपनियम और ये सारी चीज़ों में बँध जाती हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि स्थिति बहुत सुधरी है और बहुत सारे ऐसे भी आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक मिलेंगे, जो ये कहते हुए पाए जाएँगे कि नहीं, हमको 2014 के बाद बहुत प्रोत्साहन मिला, हमारे रिसर्च को प्रोत्साहन मिला और हमको सरकार ने सहयोग किया और जिसके चलते कि हमारी चिकित्सा अच्छे से जनमानस तक पहुँच रही है। भ्रामक विज्ञापन, यह तो एक नासूर बन चुका है आयुर्वेद की वैज्ञानिक सफलता। भ्रामक विज्ञापन के और आधार और पर बाबाओं का भी आयुर्वेद। उसके बारे में तो एक अलग से सेशन कर लेंगे हम लोग, बाबाओं के आयुर्वेद पर और क्षेत्रीय गांधी भंडार के आयुर्वेद पर, या ये जितने सत्संग हो रहे हैं उनके आयुर्वेद पर, जो आप बाबाओं का आयुर्वेद कह रहे हैं, फैब इंडिया के आयुर्वेद पर, है ना? ये और फॉरेस्ट एसेंशियल के आयुर्वेद पर, वो थोड़ा-सा अलग विषय है। कॉस्मेटिक्स। अभी हम भ्रामक विज्ञापन पर आ रहे हैं। तो देखिए, भ्रामक विज्ञापन की परिचर्चा में ये बात है कि सन 2018 की 24 दिसंबर को भारत सरकार एक कानून लाई, आयुष्मान रूल 170 के अंतर्गत, कि अब कोई भी विज्ञापन करेगा तो उसकी प्रदेश सरकार उसको विज्ञापन नंबर देगी, डिटेल बताएगा, उसमें शब्दावली क्या है, उसमें पिक्चर क्या लगी है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की कोई फोटो नहीं होगी, वगैरह वगैरह सारी चीज। क्योंकि इससे सरकार वाकिफ है, आयुष मंत्रालय जानता है, सचिव महोदय जानते हैं कि इससे कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन अब हम क्या कहेंगे, कंटेम्प्ट का डर होता है। कुछ लोग गए, कुछ माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया उस रूल को ही, अंत में सरकार को शायद वापस लेना पड़ा, शायद नहीं, पक्का लेने वापस ही। अभी आपने पतंजलि के केस को सुना, माननीय उच्चतम न्यायालय में पतंजलि के साथ क्या-क्या और कितनी चीजें चली, कहाँ-कहाँ कितनी उलट-पुलट हुई, पूरा 2024 तो उसी में चला गया। तो भ्रामक विज्ञापनों पर नियमावली है, आरसी से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसी से एमओयू है, आपको खाली आरसी को शिकायत करनी है, लेकिन उसकी भी जागरूकता हम लोगों में नहीं है। और मुझे कहने में बहुत दुख हो रहा है कि हम में से ही कुछ वैद्य इसका सहारा लें, हम्म। भ्रामक विज्ञापन छापते हैं, अपनी व्यक्तिगत कमाई करते हैं, आयुर्वेद का नुकसान करते हैं। आप जैसे और भी अन्य जो कि संस्थागत आयुर्वेद की पढ़े हुए लोग हैं, अपने एथिक्स से प्रैक्टिस करते हैं, उनसे ऊपर भी जनता का विश्वास डुला। अभी पिछले महीने की बात, आरईएस राजस्थान एंडोक्राइनोलॉजी सोसाइटी के एक पदाधिकारी ने आयुष मंत्रालय को पत्र लिखा कि कलकत्ता की एक कंपनी है जो आयुर्वेद की दवा डायबिटीज के लिए दे रही है, लोग फटाफट ठीक हो रहे हैं। उसने जांच करा ली, आरईएस के पदाधिकारी ने, जयपुर के, उसमें सारी मिलावट निकल गई। अब आयुष मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल सरकार को लिखा है कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई करिए। अब यही मैंने कहा ना कि ये कानूनी अड़चने हैं। अब केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट है कि जी हाँ, वो कंपनी कलकत्ता की गलत कर रही है, लेकिन एक्शन कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट। पश्चिम बंगाल सरकार। तो यही चीजें अभी थोड़ी सी हम लोगों की गति को बाधित कर रही हैं। इसीलिए बहुत सारी चीजें आ रही हैं, एक देश एक कानून, वन रैंक वन पेंशन, एक देश एक चुनाव। तो ये चीजें भी आनी होंगी, आयुर्वेद में भी आएंगी, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी सफलता। अभी देखिए, मैं एक आयुष मंत्रालय की जो हमारे शेड्यूल फर्स्ट की किताबें थी 54 थी, अभी 227 किताबों को जोड़ा गया। अभी हमारी जीएमपी बदलने का नोटिफिकेशन 14 फरवरी को आया। काम हम लोग वैद्य जी कर रहे हैं और उसमें सबके सहयोग सहकार की आवश्यकता है। आयुर्वेद का एक बड़ा नया स्वरूप आने वाले समय में आएगा, जो कि बड़ा वैज्ञानिक होगा। उसमें हम सबको एक साथ चलना है। हाँ, हमारी थोड़ी सी जो व्यथा है उसको किनारे करना होगा और उसी उत्साह से आगे काम करते रहना होगा। भ्रामक विज्ञापनों में भी हमें और जागरूकता की आवश्यकता है। जो एक प्रैक्टिशनर है, मैं तो ये चीजें कहता हूँ कि एक शहर में एक दैनिक जागरण या अमर उजाला, कोई भी अखबार, एक विज्ञापन आता है, लाखों रुपया लगाता है। जो 50 लड़के हर साल निकलते हैं उस क्षेत्र में बीएमएस करके, उनकी क्लिनिक को बर्बाद करता है। विज्ञापन देख के मरीज वहां पर चला जाता है। वो बच्चा एमडी आयुर्वेद करके, एमएस आयुर्वेद करके, अपनी इतनी स्किल डेवलप करके बड़ी बड़ी संस्थाओं से पूरे भारत की वहां पहुंचता है अपने क्षेत्र में, विज्ञापन उसको खा जाता है उस बच्चे को।
उस बच्चे के पास इतनी आर्थिक क्षमता नहीं कि वो अपने नाम का विज्ञापन दे, लेकिन ये जो घड़ियाल बैठे हुए हैं ना, ये विज्ञापनों के आधार पर भ्रामक विज्ञापन देकर, और वही बात गर्लफ्रेंड वाली जो आप अभी बोल रहे थे वैद्य जी, कानूनी रूप से आयुष मंत्रालय को इतने अधिकार ही नहीं है कि उनके ऊपर वो दंडात्मक कार्रवाई कर दें। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी हाथ झाड़ लेती है, आप जाके देखें ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा कैंसर हो गया है भ्रामक विज्ञापन, जिसकी कि रेडिकल सर्जरी की जरूरत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सर्जिकल राहत दी। स्ट्राइक। यस, सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा वाली, समझ लीजिए वो करनी है, और वो करेंगे तभी जा करके आयुर्वेद में स्किल की मान्यता होगी। क्या है, एक ब्रांड बांट दिया जाता है, विज्ञापन पर दुनिया चल रही है, मार्केटिंग पर दुनिया चल रही है। वो विज्ञापन के आधार पर एक भोला भाला आदमी, और उसके विज्ञापन ही नहीं, उसके एजेंट घूम रहे हैं हर शहर में। वहां जाओ जी, उनके यहाँ इलाज कराओ जी, और सबके कट कमीशन के चक्कर है। मुझे ये कहने में कैमरे पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए तो एनएमसी भी बहुत सारे नियम कानून निकाल रही है, एनसीएसएम भी बहुत सारे नियम कानून निकाल रही है, लेकिन नियम कानून तो हमारे चरित्र में अंदर से पालन हम करेंगे तब न प्रभावी होंगे वैद्य जी। सही बात। हमें अब भ्रामक विज्ञापनों के प्रति चेतना लानी है, अपने समाज को बचाने में, अपने युवाओं को बचाने में। इसका एक ही तरीका है कि हम जितना विज्ञान परक आयुर्वेद का बढ़ावा देंगे, जी, वो लाइन अपने आप छोटी होती चली जाएगी। यस, हमें उससे नहीं लड़ना, हमें अच्छा काम करना है। बस बीरबल अकबर की लाइन हाँ, कि हाँ। उनको बिठाने से अच्छा है कि अपनी लाइन बड़ी करो। हमारी सरकार को या हम लोगों को एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा को जितना प्रोत्साहन करेंगे, आप उतना क्यों फायदा। सरकार को देखते हो? आपने अभी एक इंस्ट्रूमेंट लगाया ना, किसी के पास है वो अपना एक इंस्ट्रूमेंट जो कि आपने अभी रुद्रपुर में लगाया? एनालिटिकल XRD। एक्सआरडी लगाया, किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास क्या है? और ये भी मैं समझता हूँ कि तो सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है हाँ, कि वो खुद पैसे ना दे के अपने टैक्स को कंपनियों को दिया हुआ है कि जो आप वो अच्छा काम सीआरसी कर में काम करें। हाँ, तो ये यस, एक बहुत अच्छी पहल है। हाँ, सीआरएस में उन्होंने वो ऐसी चीजें आ रही हैं, कॉर्पोरेट तो रेस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत अच्छा है तो ये, ये और बहुत अच्छा एकदम रहा, उसमें मैं मुझे मिला है। आपकी भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए, साथ ही साथ आयुष मंत्रालय की भी बहुत-बहुत प्रशंसा करते हुए ये कहूँगा, अच्छे दिन हमारे आयुर्वेद के आ रहे हैं। देखिए आयुर्वेद में जब किसी बीमारी की बात होती है तो काय वाग बुद्धि विषया, शरीर का दोष, वाणी का दोष और बुद्धि का दोष, तीन तरह के दोष बताए गए हैं जो हमारे जीवन को हर सकते हैं। तो शरीर के लिए आयुर्वेद है, वाणी के लिए व्याकरण है और बुद्धि के लिए आध्यात्म है। तो आयुर्वेद एक आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति जो आत्मा, मन, इंद्रिय इन सब की बातें करती है, और हमको पढ़ाया भी जाता है, योग भी पढ़ाया जाता है। योगा चित्तवृत्ति निरोधा इति योगा, वो पढ़ाया जाता है। और जब कोई भी बीमारी हो, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उसमें चिकित्सक का रोल ये होता है कि वो हेतु को ध्यान करे, कारण का इलाज करे, उसका इलाज ना करे कि साहब इसको प्रॉब्लम हो रही तो दवा दे दें। एक मैं मिसाल देता हूँ कि अभी मैं बेंगलोर में था 2 महीने पहले, एक 15 साल का लड़का पेट की तकलीफ से मेरे पास मध्य प्रदेश से आया। उनको शक हुआ कि उसे शायद पेनकेटाइटिस हो गई है, डायग्नोज नहीं हो रहा जी, था। आ गए, मैंने सब रिपोर्ट देखी, दूर दूर तक पेनकेटाइटिस नहीं था। हाँ, मैंने जब उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया तो मुझे उस 15 वर्षीय बच्चे के पूरा कोलन टेंडर दिखाई दी। कोलन टेंडर, 15 साल की उम्र, जब भी प्रैक्टिस शुरू की थी तो 40+ की बीमारी होती थी। अब मैंने उसका दिनचर्या, आहारचर्या पूछनी शुरू की, सब ठीक, सब ठीक। अब 48 साल मेरे को आयुर्वेद में हो गया है, चिकित्सक हूँ और क्लिनिशियन हूँ। हेतु नहीं मिलता तो मैं पगला जाता हूँ। इसका हेतु क्या हो सकता है? ऐसे ही बात करते करते पता चला कि वो जो बच्चा है वो स्टडी फ्रीक है, पढ़ता बहुत है। जी। उसका सुबह का स्कूल है, उससे पहले भी ट्यूशन करता है और उसके बाद आने के बाद फिर ट्यूशन, दिन में 5 ट्यूशन करता है। अरे! ये बहुत बड़ी बीमारी है वैद्य जी। अब हो गया। हुँ, अब थोड़ा-सा साइंटिफिक
दिमाग है, मैंने कहा यार स्टडी, तो मैंने ऐसे ही गूगल पे बात की, स्टडी इंड्यूस कोलाइटिस, और हैरान रह गया देख के, इतना सारा उस पे लिखा हुआ स्टडी इंड्यूस्ड है कोलाइटिस, कोलाइटिस, नॉट आई स्ट्रेस इंड्यूस्ड कोलाइटिस। स्टडी इंड्यूस, स्टडी का स्ट्रेस हो रहा है ना उसको। जी, जी, और जी, उसका मैं कारण बता रहा हूँ कि आज जो हमारे पास 2100 मरीज हैं पेनकिटाइटिस के, जी। इसमें 700 स्टूडेंट हैं, चिंतना चिंतन 700। तो और उसमें भी सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, रात भर जिनकी जगेंगे, दिनचर्या सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। वो रात भर मैं जगेंगे, मेडिकल वालों को बचा नहीं रहा हूँ। रात भर जगेंगे, हाँ, कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे, अध्ययन करेंगे, अध्ययन करेंगे। अनशन 4 करेंगे, बजे सोएँगे वैद्य जी, रात्रि 10 जागरण बजे सुबह करेंगे। उठेंगे। तो ये सब चीजें चलती हैं। तो स्टडी इंड्यूस स्ट्रेस हुआ, तो डॉक्टरों ने उसे एंटी साइकेट्रिक दवा पे डाल दिया। हुँ, अब जब मेरे पास आएगा, तो मैं भी अगर अश्वगंधा खिलाऊंगा या शंख पुष्पी खिलाऊंगा, तो मैं भी क्या करूंगा कि आयुर्वेद के चिकित्सा सिद्धांतों के विपरीत लाक्षणिक चिकित्सा करूंगा। जी, आयुर्वेद है जी। हेतु चिकित्सा। मैंने कहा इसकी पढ़ाई करो बंद। मैंने सीधे बोला बेटे तुम पैदा क्यों हुए हो? कुछ करना है। क्या करना है? क्यों करना है? सर पढ़ूंगा तो पैसा कमाऊंगा। पैसा कमा के क्या करूंगा? अच्छी लिविंग करूंगा। मैं हुँ, किससे करूंगा? शरीर से। और शरीर इतना खराब रहेगा तो क्या करेगा? हुँ, शरीर के लिए क्या करते हो? मैंने कहा मैं तुमको बताता हूँ, तुम और मैं हम एक ही काम के लिए पैदा हुए, जाए तो ही ध्रुव हो, मरने के लिए पैदा हुए। हुँ, और अपना जो कर सकते हो कर सकते हो। हुँ। फिर मैंने मिसाल दी कि मैं 11वीं में फेल हुआ, 12वीं में फेल हुआ, बीएससी में भी सप्ली आई, बीएमएस में भी सप्ली आई, एमडी ड्रॉप आउट हूँ, पर 40 साल में पद्मश्री लेने वाला मैं देश हुँ, का इकलौता चिकित्सक हूँ, जी। सबसे कम उम्र का। हुँ, हुँ। तो और थ्री इडियट सबको अच्छी लगती है, पिक्चर सबको अच्छी लगती है, तो तुम क्यों इतने परेशानी में रहते हो? तो आज जो हमारा चिकित्सा का पात्र है, हम सबको दवा देने में मजा आता है, और चिकित्सक भी क्या कहता है कि साहब मैं तो चिकित्सक हूँ, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। पहले जो चिकित्सक होता था, आयुर्वेद का चिकित्सक या एलोपैथी का चिकित्सक, वो पूरी ज़िम्मेवारी लेता था, हॉलिस्टिक चलता था। पूरी ज़िम्मेवारी लेता था। अब वो जब साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा, उसकी एक मिसाल और देता हूँ, अभी मेरे को थोड़ा-सा हार्ट अटैक हुआ, पल्स रेट कम हो गया। पल्स रेट कम हो गया तो उसके लिए एलोपैथी की दवा मुझे दी गई पल्स रेट बढ़ाने के लिए। जी, 3 दिन खाई थी, उसके साइड इफ़ेक्ट हो गए, हिलने लगा। और चौथा असर हुआ कि मैं जब आँख खोलता था ठीक, आँख बंद करते मुझे अजीब-अजीब चीज़ें दिखती थी। तो मैंने कहा आँख बंद करने के बाद पता नहीं क्या-क्या दिख रहा है। वो आओ ना देखा था, साइकियाट्रिस्ट को ले आए। वो सिद्ध हो गया कि मैंने कहा मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरी आँख खुलने से होती है। तो अगर वैद्य आता तो अश्वगंधा खिला देता, अंग्रेज आया तो उसने वो दवा खिला दी। तो मैं चुपचाप उस दिन 2-3 बजे तक खोला, दवा छोड़ी, मैं ठीक हो गया। जितने भी मेंटल स्ट्रेस की कहानियाँ हैं, इनमें बहुत सारे हेतु चिकित्सा को हम भूल चुके हैं, और मैं नहीं समझता कि कोई भी औषधि केवल मानसिक रोग में ठीक कर सकती है। आपको हेतु चिकित्सा करनी ही पड़ेगी, जो कि आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है। देखिए वैद्य जी, आपकी बातों से पूरी तरह से मैं सहमत हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी जोड़ना चाहता हूँ, जो समाज को बहुत नुकसान पहुँचा रही है, यूथ को बहुत नुकसान पहुँचा रही है। 2 चीज़ें, और दोनों पर हम एक-एक करके अपनी बात रखेंगे, इस पॉडकास्ट के माध्यम से सब लोग जो कि हम लोगों को सुन रहे हैं। एक तो हम भारतीयों में, और वो भी मध्यम वर्गीय भारतीयों में, बहुत बड़ी बीमारी है विश्वास करने की। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी देर में आप समझ जाएँगे 2-3 वाक्यों में, विश्वास करने की। अब उसकी मानसिकता है कि हम एक आयुर्वेद के चिकित्सक के पास जाएँगे तो इतना हमको परामर्श शुल्क लगेगा, और तब वो यही दवा लिखेंगे जो इनको लिखे हैं। तो हम परामर्श शुल्क आयुर्वेद के चिकित्सक को क्यों दें? दवा खा लेते हैं। हम वो दवा खा लेते हैं। हम एलोपैथी वाले को क्यों दें? अब गाँव में अगर 2000 की आबादी है, या टाउन में भी जो मिडल क्लास है उसके 2000 की आबादी है कस्बे में, और 2 लोगों के लक्षण मिल गए कि ये वाली बीमारी थी, वो पर्चा निकाल के देखते हैं, आपकी तो यही दवा लिखी थी, चलिए स्टोर से ले लीजिए। अच्छा, स्टोर से दवाएँ बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं। उसने खाया, लाक्षणिक चिकित्सा हो गई जो आप अभी बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति भी ठीक हो गया। आप रोडवेज में बस में यात्रा कर रहे हैं, आपने कहा कि मुझे यहाँ थोड़ा-सा दर्द है, तो आपको बगल वाला यात्री आपको 10 दवा 2 दवाई तो बता ही देगा। आप कहीं भी जा रहे हैं, थोड़ा-सा एक सिम्पटम बताइए तो नानी की, मौसी का सब कुछ आपको 3 दवाइयों के नाम बता ही देगा। और हम अति विश्वासी भारतीय,
सेल्फ मेडिकेशन। अति विश्वासी भारतीय सेल्फ मेडिकेशन लेना शुरू कर देंगे। तो इससे सिर्फ हम अपने शरीर का नुकसान। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक अपनी योग्यता, अनुभव से, सिद्धांतों का अध्ययन करके और अपनी ट्रेनिंग करके, प्रयोग कर्म करके बाहर आपका इंतजार कर रहा है कि आपको सुविधा दे। आप सेल्फ मेडिकेशन पे जा रहे हैं और एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा, दूसरे ये ब्लॉगर्स लोग इतनी दवाइयां बता दे रहे हैं, और तीसरा एडवर्टीजमेंट, कंपनियों के एडवर्टीजमेंट, हमारी ये दवा खाइए, हमारी ये दवा खाइए। हमने बहुत रेयर केस में देखा है कि किसी भी जेनेरिक ब्रांड या किसी ब्रांड का विज्ञापन आता है अखबार में, लेकिन आयुर्वेद की तमाम कंपनियां, कुछ एथिकल कंपनियां हैं, मैं उनके नाम ले सकता हूं, जो कि अखबारों में विज्ञापन नहीं देती हैं कि हमारी ये दवा खा लीजिए ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसे कितने विज्ञापन के भी है जिनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया, अपने एक एक प्रोडक्ट के ऊपर आधा आधा पेज का विज्ञापन देती है। जनता बढ़ी, रक्तचाप में प्रभावी, ब्लड प्रेशर बढ़ा, खाने लगी। जनता ने पढ़ा, मधुमेह कारगर, खाने लगी। परामर्श शुल्क नहीं देगी, अपना प्रकृति परीक्षण विकृति का कारण हेतु पर नहीं जाएगी। ये सबसे बड़ी बीमारी है हम सब लोगों के फेल्योर का। मैं सब लोगों के फेल्योर की बात कर रहा हूं, उस व्यक्ति का, चिकित्सक का, संस्थाओं का, जो रेगुलेटर्स, जो नीति नियंता है, सबकी। हमारी मानसिकता को बदलना होगा कि हम किसी के कहे के अनुसार न चलें, वो भी अपने शरीर की चिकित्सा के लिए, क्योंकि शरीर से ही सारे उद्देश्य पूरे होने हैं और शरीर ही सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है। कुछ खाने की बहुत बढ़िया है, खा लेंगे चाहे जितना पैसा लगे, पहनने का है चाहे जितना पैसा लगे, डॉक्टर को परामर्श शुल्क नहीं देंगे। इससे हमें जूझना है और सिस्टमेटिकली जो ये विज्ञापन के आधार पर यूथ दवाइयां ले रहा है। और एक चीज जो कि अभी तक नहीं आई है लेकिन मैं उसको ला रहा हूं, दो ही चीजों का तो प्रचार चल रहा है। मैं ऐसे कितनी पत्रिकाओं के नाम गिना सकता हूं जिनके हर साल में एक विशेषांक निकलता है, यौन विशेषांक। वो मेंटली, इकोनॉमिकली, फिजिकली ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ करके और ऐसे ट्रीटमेंट बता करके, गुप्त रोगों से परेशान क्यों, हकीम से इनसे मिलिए उनसे मिलिए, क्या क्या करिए। ये दो चीजें यूथ को सही ज्ञान न होने से, एक तनाव का इलाज और दूसरा इस, और ये खाली विज्ञापन के आधार पर बहुत गलत हो रहा है। इसको रोकने के लिए, फिर मैं कह रहा हूं कि किसी देश का कानून ने इसको नहीं रोक सकता। इसको रोकने के लिए हमें जागरूकता, मानसिक चिंतन, बिल्कुल सही। उस पे जाना होगा, उसको देखना होगा। और अभी मैं नाम ले सकता हूं और बड़े आदर सहित नाम लूंगा, उनकी बहुत सी बातों से बहुत सारे लोग विरोध कर सकते हैं, लेकिन वृंदावन से राधा के कुंज के स्वामी प्रेमानंद जी ने जो यूथ में चेंजेस लाने शुरू किए हैं, और मैं उनमें से एक हूं जो कि एकांतिक वार्ता उनकी प्रतिदिन सुनता हूं। मैं लोगों को सलाह दूंगा कि उनकी एकांतिक वार्ता प्रतिदिन सुनिए, आती है, रोज की एपिसोड आती है। जैसे कि आज 825वां एपिसोड आएगा, हम्म, मुझे याद है, और मैं इसको नियम से सुनता हूँ। उसमें जो यूथ से आह्वान कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं, वो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अगर हमें भारत का भविष्य बनाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो कौन बनाएगा? हम आप जैसे वृद्ध व्यक्ति। अभी जो सत्ता जा रही है, अभी देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि 1000 उनको यूथ लीडर्स चाहिए इस देश को 2047 में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। तो यूथ ही हमें ले जाएंगे उस प्रोग्रेसिव मोड पे, डेवलप्ड नेशन पे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे। और हमारा यूथ कहाँ परेशान है वैद्य जी? तनाव से। तो तनाव के कारण पापा ने डांट दिया तो, मम्मी ने डांट दिया तो, गर्लफ्रेंड टूट गई तो, खाना नहीं मिला तो, स्ट्रेस ये वो, एडमिशन नहीं हुआ अच्छे कॉलेज में तो, वो खाली तनाव में ही तो जी रहा है। और दूसरा उम्र की मार, उसकी जो ओरिएंटेशंस हैं उसका उसको सही जवाब नहीं मिल रहा है, सही लिटरेचर उसके पास नहीं है। तो ये सारी चीजें अब एजुकेशन सिस्टम में आ रही हैं। मैं समझता हूँ जी। कि समय कभी वापस नहीं आता। ना, हमें आयुर्वेद को विज्ञान परक और प्रमाण परक बनाने के लिए इसमें तो और कोई दो तेजी राय से ही काम नहीं करना है। चाहिए। हाँ, उसमें धैर्य को छोड़कर थोड़ा गति लानी चाहिए। अधीर हो जाना चाहिए। चलिए, ये भी मान गया, बस। लेकिन अधीरता में कभी-कभी गलती हो नहीं, नहीं, जाती नहीं, है, नहीं, नहीं, कई इसलिए नहीं, इसको नहीं, देखो, सीरियस देखो, चलते देखो, हैं। ऐसा है कि जी, जैसे हम राजनीति में करते हैं ना, प्लानिंग करके, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जी।
उसी तरह हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, जी, क्योंकि 1997 में जो ब्लड कैंसर से मरीज ठीक हुए जी, और आज भी वो मर रहे हैं, तो मेरे दिल पे क्या बीतती है कि मेरे को फ़ायदा क्या हुआ, आज भी लोग उस बीमारी से मर रहे हैं। क्या हम इतने इंसेंसिटिव हो गए? तो थोड़ी-सी कहीं न कहीं पर प्रायोरिटी कि ठीक है, आनी चाहिए। आप विकृति के हिसाब से बात करो। हुँ। आज जिसके घर में पैनक्रियाटाइटिस होते है ना, उससे पूछो, 2.5 लाख लोगों को हो रही है। हम 25-30 मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अरे इस चीज़ को तो छीन के दुनिया को देने की बात करनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, तो घर का आर्थिक बजट भी संतुलित रहेगा, अन्य विकास के कार्यों में 11,000 लगेगा। करोड़ रुपए की विदेशी दवा पैनक्रियाटाइटिस के लिए हमारे देश में आती है जी। और हमारे पास अपना इलाज है। हुँ, तो आज जब हम सम्मेलन में बात कर रहे थे नोबेल प्राइज़ क्या है कि आयुर्वेद को ग्लैमराइज़ करना पड़ेगा। हुँ। तो आयुर्वेद में अभी भी मैं बोलूँगा कि जिस दिन हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के बच्चे आयुर्वेद में जाएँ, जिस समय एमबीबीएस से ज़्यादा बीएमएस की पढ़ाई महँगी हो जाए। आज एमबीबीएस की सीट प्राइवेट कॉलेज में 1-1 2-2 करोड़ की हो गई है, आयुर्वेद की तो नहीं है। जब हमारे आईएएस और कैबिनेट मिनिस्टर्स और ये कैबिनेट सेक्रेटरी इनके बच्चे पढ़ने लगे, किसी के भी तो नहीं पढ़ते। और तो और आयुर्वेद के लोग भी अपने बच्चों को आयुर्वेद नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए, इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है और सबसे बड़ा गुण भी है, वो है एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एआई से हम बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों को, बहुत कठिन-कठिन समस्याओं का भी समाधान कर रहे हैं। लेकिन यही एआई कभी जब सही चीज़ों से तरह से नहीं आती है, तो बहुत बड़ा नुकसान भी करती है। अब शिलाजीत हो गया, इसको लेकर के इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, अब्यूज़िव और मिसलीडिंग जानकारियाँ तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स पे हैं। कोई इसको अफॉर्डेसिस के रूप में बता दे रहा है, कोई इसको फ़िटनेस के लिए बहुत अच्छा बता रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं आपकी मसल पावर बढ़ जाएगी, कोई कह रहा है कि नहीं आपका इससे आप बिल्कुल एथलीट हो जाएँगे, आप 100 मीटर की रेस ओलंपिक में जीत लेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। इन पे हमें वो अवेयरनेस लानी है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा हूँ कि जस्ट एक यूट्यूब पे तो हर एक चीज़ है। ऐसे-ऐसे मंत्रों, श्लोकों का उच्चारण आ रहा है हनुमत स्तुति में, जिसका कि अर्थ ही उल्टा हो जा रहा है। मैंने एक बार सुना, मैंने उसके क्रिएटर को लिखा वगैरह सब। तो ये पूरा चाहे शिलाजीत हो, चाहे अश्वगंधा हो वैद्य जी, चाहे कोई भी एक पॉपुलर ड्रग के रूप में स्किन केयर को लेकर के, चाहे बाल बढ़ाने के लिए है, मोटापा घटाने के लिए है, लंबाई बढ़ाने के लिए है, ये सब नॉनसेंस चीज़ें हो रही हैं। इनको रैशनलाइज़ करना है, इनको लीगलाइज़ करना है, तभी हम एक स्वस्थ देश के स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ तरीके से सही आयुर्वेद, वैज्ञानिक आयुर्वेद से हम करा पाएँगे।